मित्रों, जैसा कि हम पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के अंतर्गत मार्क्स के विचार को पढ़ रहे थे कि मार्क्स जो विचार कर रहे हैं वो एक साम्यवादी विचारधारा को प्रतिपादित करने के लिए पूंजीवादी व्यवस्था को खंडित करने का प्रयास किया था। और वही चाहते थे कि अगर साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हो जाती है तो समाज में जो विषमताएं हैं, समाज में जो श्रम प्रधानता देखने को मिलती है, इसमें एक उच्च वर्ग है, एक निम्न वर्ग है, जिसे उच्च वर्ग में बुर्जुआवादी और निम्न वर्ग में सर्वहारा वर्ग है। तो इनके बीच एक विषमता है और वो विषमता है संपत्ति को लेकर के है, समाज में एक संप्रधानता को लेकर के है, साथ ही आर्थिक संसाधनों को लेकर के है। और वो उनको कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत भी देखा जाए तो बुर्जुआवादी का ही प्रभाव देखने को मिलता है। तो इनकी वजह से ये चाहते थे कि सर्वहारा वर्ग काफ़ी जनसंख्या में है और उच्च वर्ग जो है बुर्जुआवादी कम श्रेणी संख्याओं में है। वो चाहते थे कि इन दोनों के बीच में ऐसी कोई गतिविधि हो या ऐसी कोई क्रांति हो ताकि वो एक साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित कर सकें, जैसे रूस की क्रांति हुई थी। राइट, जैसे फ्रांसीसी क्रांति में आप देख लो। तो रूस की और फ्रांसीसी क्रांति जो थी वो एक्चुअली में देखी जाए तो वो राजा के खिलाफ थी, क्योंकि राजा एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित कर रहे थे वो कि सर्वहारा लोगों को उनका आर्थिक संसाधनों पर निरंतर थे। एक प्रकार की देखी जाए तो वो व्यवस्था कहीं ना कहीं सर्वहारा वर्ग को महत्व देती थी, सॉरी, उसका सर्वाधिकार को महत्व देती थी। तो यह व्यवस्था वो इस प्रकार की थी, तो इनके प्रति इनका एक विचार यही था कि ये जो समाज में जो विषमता देखने को मिल रही है, राइट, वो उस विषमता एक कृत्रिम है, क्योंकि मानवीय विषमता है, मानव द्वारा ही विषमता को बनाया गया है। तो वो यही चाहते थे कि इसको कहीं ना कहीं हटा दिया जाए, इसको खत्म किया जाए। तो इनके लिए वो वैज्ञानिक सिद्धांत को मानते थे, आर्थिक निर्धारणवाद सिद्धांत को उन्होंने महत्व दिया था। राइट, और भौतिकतावादी सिद्धांत में और मानव की चेतना, इन दोनों के बीच उन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति को प्रतिपादित किया कि मनुष्य अपनी चेतनाओं के माध्यम से और भौतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से क्या करता है, अपने श्रम प्रदान करता है। और वो निश्चित रूप से एक जब चेतना उसके अंदर जागृत हो जाएगी तो वो है आने वाले समय में इस बात को खंडित कर देगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ऐसा क्यों नहीं हो पाया तो इसका हम रीजन बताएंगे आगे। लेकिन वो विचार जो थे वो विचार काफ़ी दुनिया में उनके प्रासंगिक हुए, तो लोगों में जागरूकता हुई। जैसे रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से साम्यवादी व्यवस्था को नहीं स्थापित कर पाई। इसका रीजन ये था कि पूंजीवादी व्यवस्था जो थी वो एक प्रकार से बुर्जुआदी व्यवस्था थी। तो वो यही चाहते थे कि इनको कुछ ऐसे संसाधनों फिर भी उपलब्ध करा दिए जाएं थोड़े बहुत, ताकि ये सर्वहारा वर्ग संतुष्टि में रहे। ठीक, ये बात लेनिन ने भी कही थी। लेनिन एक प्रकार के देखे जाएं तो उनके शिष्य ही थे, तो वो तो मार्क्स को भगवान मानते थे। लेकिन उनका विचार ये था कि साम्यवादी व्यवस्था तो ठीक है, मार्क्स के जो विचार हैं वो काफी प्रासंगिक हैं, लेकिन वो ये कहते थे कि इनके लिए क्रांति अगर करनी है तो निश्चित रूप से पार्टी होना चाहिए। बिना पार्टी के ये सर्वहारा कैसे क्रांति कर लेगा, ये तो इतना जागरूक भी नहीं है। भले ही मानव चेतना से विकास कर रहा है, लेकिन ये निश्चित तौर पर अगर ये अपनी एक पार्टी गठित नहीं करेगा तो ये किस प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था को खंडित कर पाएगा और सामाजिक व्यवस्था को स्थापित कर पाएगा। तो पार्टी होना आवश्यक था। राइट, तो इन्होंने पार्टी की बात तो नहीं कही थी ना। तो अब बात यहाँ आती है कि इनके जो विचार थे वो विचार समाज सुधार के लिए और समाजवादी व्यवस्था में राजविहीन, दलविहीन और संपत्ति विहीन व्यवस्था को ये जब प्रमाणित करते हैं, वहां पर स्थापित करने की बात करते हैं, तो इसमें लोगों में जागरूकता आई। लेकिन लोगों में चेतना थी, उन्होंने चेतना की बात की थी, मानव चेतना की तो बात उन्होंने की ही है। ठीक है, और जब मनुष्य क्या है कि निरंतर विकास कर रहा है तो विकास करने में भौतिकतावादी सिद्धांत वहां पे लागू होते हैं, क्योंकि मशीनरी है, उद्योग हैं, बहुत सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं, मनुष्य उद्योगों में क्रियाकलाप कर रहा है, एक्टिविटी जो कर रहा है। राइट, तो इससे क्रियान्वयन अगर हो रहा है तो वो निश्चित तौर पर वहां पर व्यवस्थाएं जो हैं वो प्रगति की ओर हो रही हैं, वो भौतिकता की प्रगति हो रही हैं। लेकिन वो हो क्यों रही हैं, उसका रीजन ये है कि मनुष्य चेतन गुण पाया जाता है, और मनुष्य निश्चित ही अगर जागरूक होता है तो अपनी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, अपने को स्वयं को प्रकट करने के लिए वो इन चीजों का खंडित करेगा। किसको, सॉरी, इसकी आदर्शवादी व्यवस्था जो एक पूंजीवादी व्यवस्था थी। राइट, तो इनके पीछे उन्होंने एक सर्वहारा वर्ग
अधिनायक का पूरा बात कही, आर्थिक निर्धारवाद का सिद्धांत दिया, द्वंद्वात्मक पद्धति का सिद्धांत दिया। राइट, तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा इसके आगे जो सर्वहारा वर्ग का अधिनायक और साम्यवादी व्यवस्था के बीच हमने एक तालमेल बैठाया था और बताया था कि साम्यवादी व्यवस्था किस प्रकार की है और सर्वहारा वर्ग की व्यवस्था किस प्रकार की है। लेकिन एक सामाजिक परिवर्तन इन्होंने जो दिया था वो ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर दिया था, जिगजैग तरीके से, कि किस प्रकार से समाज में एक सुधार जो हो रहा है, समाज में एक विषमता देखने को मिल रही है। ठीक, वो विषमता देखी जाए तो वो एक ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर है। तो ऐतिहासिक पद्धति की तो उन्होंने बात कही थी। ठीक, बात अब यहाँ ये आती है कि बात ये है कि सर्वहारा वर्ग और अधिनायकत्व, सर्वहारा वर्ग का जो अधिनायकत्व है ये एक्चुअली में इसमें देखा जाए तो ये जो प्रणाली स्थापित करने की बात की थी इसमें देखा जाए तो राज्य की बात कही गई थी इसमें, और वो राज्य जो रहेगा वो उसकी सरकार जो रहेगी संक्रमण काल के लिए रहेगी। और वो संक्रमण काल की बात ये जब बोली थी तो यही एक्चुअली में क्या स्थायी बन गई थी, यही सरकार स्थायी बन गई थी। तो सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व न होकर सर्वहारा वर्ग पर अधिनायकत्व हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि जब राज्य सरकार वहाँ अल्प के लिए दे दी तो अल्प संक्रमण सरकार जो थी वो एक स्थायी बन गई, और स्थायी जैसे ही बनी तो सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व की जगह सर्वहारा वर्ग पर अधिनायकत्व हो गया, इसका अपोजिट हो गया। राइट, ठीक, तो अपोजिट होने की वजह से ये जो लोग थे वो इतना विकास नहीं कर पाए। ठीक, तो वो वहीं कोहीं फिर रह गए। लेकिन इतना सुधार इसमें जरूर हुआ कि ये जो व्यवस्था थी ये क्या चाहते थे कि एक प्रकार से राज्य रहेगा, लेकिन ये क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहते थे, क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहते थे। लेकिन एक्चुअली में यहाँ क्षमता क्षमता अगर जिस प्रकार की मिलेगी उनके हिसाब से यहाँ संपत्ति की देने की बात कही गई थी। अगर यहाँ निश्चित रूप से संपत्ति मिलेगी तो ये अपने को विकास कर लेंगे। ठीक, और वैसे तो मार्क्स ने ये जो सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व है इनकी एक जो पुस्तक है उसमें थोड़ा आप लिख लो, पुस्तक जो है उनकी है क्रिटिक ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोग्राम, क्रिटिक ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोग्राम। राइट, तो इस ये जो पुस्तक है ये मार्क्स की है, जो इन्होंने सर्वहारा वर्ग का अधिनायक को स्थापित करने की बात से संबंधित है। कुछ इन्होंने पॉइंट फैक्ट दिए हैं, वो किस प्रकार के हैं उसमें मैंने कल आपको बताया थी कि सर्वहारा वर्ग में शासन बहुमत अल्पमत के लिए होना चाहिए। ठीक है, और जो प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा। ठीक, अल्पमत के लिए बहुमत की बात करते हैं। पेरिस कम्यून की घटना जो देखी जाती है, पेरिस फ्रांस की पेरिस के वो सर्वहारा क्रांति उसमें भी हुई थी, लेकिन पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी हुई थी। मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की अराजकतावादी को भी यहाँ दूर करने का प्रयास किया, तो अराजकतावादी को भी इन्होंने दूर किया इसमें, क्योंकि अराजकता देखी जाए तो हिंसा के आधार पर है, हिंसा के आधार पर है। लेकिन अराजकता को इन्होंने इसलिए दूर किया, ये चाहते थे कि सर्वहारा वर्ग जो है वो हिंसा चीज़ें अपना सकता है, लेकिन अराजकता से दूर रहना इंपॉर्टेंट माना इन्होंने। कि अराजकता अगर आप फैलाते हो किसी राज्य के प्रति या किसी पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति अराजकता फैलाओगे तो निश्चित रूप से अगर वहाँ की शासन व्यवस्था में आप स्थायी समाधान नहीं कर सकते। इसका बेसिक रीजन ये था कि वहाँ के जो लोग थे पूंजीवाद भी लोग थे, ठीक, और सर्वहारा भी लोग थे, तो इनके बीच कन्फ्लिक्ट तो वर्ग संघर्ष की स्थिति थी ही। लेकिन अगर आप अराजकता फैलाते हो, हिंसा के आधार पर अराजकता फैलाते हो, तो ये एक समय तक ठीक है, एक समय तक ठीक है, लेकिन ये नियंत्रण अगर आप बना रखोगे, नियंत्रण अगर आप इस चीज़ को अवधारित करते रहोगे तो ये एक प्रकार से देख सकते हो कि वहाँ पर अराजकता का भाव इतना हो जाएगा कि वहाँ की व्यवस्था ही अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो वहाँ पे सर्वहारा वर्ग भी है ना वो निश्चित रूप से अपनी व्यवस्था को नहीं संचालित कर पाएगा। तो इस वजह से इन्होंने अराजकता को दूर रखा, लेकिन अराजकता एक प्रकार से सर्वहारा वर्ग का अधिनायक वास्तव में ठीक थी। लेकिन जब यहाँ पे सर्वहारा वर्ग का अधिनायक जब स्थापित हो जाएगा तो निश्चित रूप से अराजकता है वो वहाँ से दूर रहना ही इंपॉर्टेंट है। अराजकता फिर पूंजीवादी अराजकता नहीं फैलाएंगे, वो अराजकता है तो सर्वहारा वर्ग उसको दबा देगा। ओके, तो इस प्रकार के इन्होंने विचार को रखा था, अराजकतावादी दूर को लग किया। ठीक,
तभी तो मार्क्सवादी विचारक मिलोवॉन फिलॉस ने यही बात तो की है कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व वास्तविक रूप में सर्वहारा वर्ग का ही अधिनायकत्व पर ही हो गया है। वो इसलिए हो गया कि उन्होंने राज्य जो था संक्रमण काल के लिए बताया था, लेकिन वो स्थायी बन गया, तो इस वजह से ये व्यवस्था अस्त व्यस्त देखने को मिलती है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व समझ में आ गया होगा। साम्यवादी व्यवस्था तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, उसमें तो कोई संपत्ति विहीन है, राज विहीन, दल विहीन, ठीक है, कोई लोकतंत्र व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ वो वहाँ पे दरकिनार करते हैं। तो वो तो एक साम्यवादी व्यवस्था है। साम्यवादी व्यवस्था में जब कोई राज्य नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो उसे संचालित कैसे करेगा? आलोचना ये भी तो होती है, ठीक, उसको संचालित करने वाली कोई पार्टी ही नहीं है। तो लेनिन ने वही तो पार्टी दी थी। अगर कोई व्यवस्था अगर आप संचालित करते हो तो उसके लिए कोई तो ऐसा दल होना चाहिए, कोई ना कोई पार्टी होना चाहिए, ताकि व्यवस्था को संचालित कर सके। और तुम दल विहीन, राज्य विहीन, सब कुछ विहीन कर दोगे तो व्यवस्था कैसे संचालित होगी? एक बात मुझे ये बताओ, कैसे होगी? नहीं हो पाएगी ना। तो यही बात, यही इनकी आलोचना हो जाती है। लेकिन रीजन यहाँ पर आता है कि इन्होंने फिर अगला एक विचार नव मार्क्सवाद जो देते हैं, उसमें थोड़ा आप चेंजमेंट करते हैं। नव मार्क्स युवा मार्क्स है या यंग मार्क्स है, उसमें विचार हम देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इन्होंने ईसीआई उत्पादन प्रणाली की व्यवस्था भी एक स्थापित की थी, उसमें इन्होंने क्या बिंदु दिए थे। तो ईसीआई एक उत्पादन प्रणाली है, ये विचार थोड़ा समझ लेते हैं। एशियाई उत्पादन प्रणाली का अर्थ ये होगा कि एशिया के जो लोग हैं वो उत्पादन कर रहे हैं। पहली बात तो आप जानते हो कि एशिया में सबसे देखा जाए तो ये एशिया जो था उपनिवेश था, किसका था? वो तो ब्रिटेन का था। ठीक, भारत देख लो उपनिवेश था, एशिया के क्षेत्र धर के देख लो उपनिवेश थे, हाँ, पूर्व के क्षेत्र देख लो उपनिवेश ही थे एक प्रकार के ब्रिटेन के। तो ये जो उपनिवेश था, तो वहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था क्यों नहीं स्थापित हो पाई? क्योंकि जब ये एशिया के लोग थे, ठीक, एशिया के जो लोग थे, इसमें देखा जाए तो ब्रिटेन की व्यवस्था थी, ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो ब्रिटेन जब उपनिवेश है और लेकिन ये पूंजीवादी है, ठीक, ये पूंजीवादी है, और ये पूंजीवादी होने के बावजूद भी ये एशिया के देश पूंजीवादी व्यवस्था में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाए? ये पूंजीवादी क्यों नहीं बन पाए? राइट। इसका बेसिक एक रीजन ये आता है कि वहाँ पर अगर देखा जाए तो एशिया में जो व्यवस्था ऑलरेडी थी वो तो सामंतवादी व्यवस्था थी कि नहीं? और सामंतवादी व्यवस्था को हमने आपको बता दिया था कि जो संपत्ति और उत्पादन पर नियंत्रण करे, ठीक, और इसका ही अगला रूप था क्या? पूंजीवादी। तो ये सामंतवादी व्यवस्था थी भारत में और एशिया में देख लो, तो यहाँ पर संपादित उत्पादन के पर आधार पर वहाँ पे लोग काम करते थे। तो ये सामंतवादी थे, पूंजीवादी में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाई? वो यही कहते थे कि ये देश जो हैं, ये यहाँ पर उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को क्यों नहीं स्थापित कर पाई, भारत में पूंजीवादी व्यवस्था क्यों नहीं आ पाई? भारत में पूंजीवाद के कुछ लक्षण जरूर दिखते हैं, लेकिन लेकिन वो समाजवाद से संबंधित है ना, बात तो यहाँ पे आती है। तो यहाँ पर सामंतवादी जो व्यवस्था थी वो एक्चुअली में संपत्ति उत्पादन पर नियंत्रण की बात करते हैं, लेकिन यही व्यवस्था जब विस्थापित हुई, नहीं हो पा रही थी पूंजीवाद में। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? देखो, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में जो कुछ लोग थे सामंतवाद थे, एक सामंतवाद थे, वो एक्चुअली में एक जमीन को लेकर के इनकी एक बीच कन्फ्लिक्ट बना रहता था। अंग्रेज जो थे, अंग्रेज भले ही इनके समर्थक रहे हैं, अंग्रेज जो थे वो जमींदार के समर्थक रहे थे, जमींदारों के माध्यम से ही तो अपना कर लेते थे, उत्पादन कराते, जिसमें आपने व्यवस्थाएं पढ़ी हो जमींदारी व्यवस्था में और महलवाड़ी देखी हो। राइट, ये जो व्यवस्थाएं थी ये किनके माध्यम से होती थी? अंग्रेजों के माध्यम से वहाँ पे कार्य कराते थे, सामंतवादी कार्य कराते थे। लेकिन इसका रीजन यहाँ पर ये था कि शोषित वर्ग यहाँ भी देखने को मिलता है, यहाँ भी विषमता थी, यहाँ विषमता थी नहीं, सामंतवाद में विषमता देखने को मिलती है। लेकिन एक्चुअली में बात यहाँ पर ये आई कि यहाँ पर जो अंग्रेज थे वो अपनी शासन व्यवस्था को मजबूत करना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ की शासन व्यवस्था जो है वो सीमित हो, यहाँ की शासन व्यवस्था वो सीमित हो। और जबकि पूंजीवाद की जो व्यवस्था है, पूंजीवादी की व्यवस्था है, वो एक सीमित सरकार की बात करते हैं। राइट, सीमित सरकार की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर शासन व्यवस्था को सीमित नहीं करना चाहते थे, इसका वो ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना चाहते थे।
ठीक, लोगों का दमन करना चाहते थे, उनकी नीतियों उनको उनके प्रति विरोधी नीतियां लागू करते थे, ठीक, उनको उनके संसाधनों को दमन करते थे, उनके अधिकारों का दमन करते थे, महिलाओं के साथ शोषण करते थे। तो ये जो विचार इनके थे वो शासन व्यवस्था को विस्तारित करते थे। तो इस वजह से ये सीमित सरकार को नहीं स्थापित करना चाहते थे। यही रीजन है कि यहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था को स्थापित नहीं कर पाए। एक और कॉन्सेप्ट ये भी था कि आप जानते हो कि शासन व्यवस्था थी, और शासन व्यवस्था में आप देखोगे तो यहाँ पर कांग्रेस भी तो एक थी, और कांग्रेस जो व्यवस्था थी ये आ, उदारवादी व्यवस्था को अपनाते थे। ये उदारवादी व्यवस्था को ये भी अपनाते थे, राइट। तो ये उदारवादी बनाते, तो इनको अगर देखा जाए तो इनके प्रति इनका एक प्रकार से देखा जाए तो थोड़ा महत्व मिलता है, ठीक। भले ही इन्हों उदारवादी व्यवस्था के कांग्रेस की बात को वो भले ही ना मानते रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ की जो बातें थी उदारवादी, वो एक उदारता के रूप में, आदर्श के रूप में अपने विचारों को रखते थे, ठीक है, मर्तंग अपने गंतव्यों को रखते थे, अपने नीतियों को रखते थे, राइट। लेकिन वो नीतियाँ वो लागू करना नहीं करना वो अंग्रेजों के हाथ में थी। लेकिन वही कारण है कि इनकी नीतियों को वो लागू करते थे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कुटिलता के काम में करते थे, और कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो एक प्रकार से इनके विचारों को वो परिष्कृत ही करते थे, जिसकी वजह से राष्ट्रवाद के प्रति ज़्यादा लोग आकर्षित होते गए। तो इसका एक कॉन्सेप्ट यहाँ जुड़ता है कि एशियाई उत्पादन प्रणाली में जो पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई, वो उत्पादन को लेकर के देखा जाए तो वहाँ पर एशियाई के जो लोग थे वो उत्पादन तो करते थे, लेकिन उत्पादन पर जमींदारी लोगों का नियंत्रण था, सामंतवादी व्यवस्था थी। तो सामंतवादी व्यवस्था पूंजीवादी में कन्वर्ट नहीं हो पाई। इसका कारण यही था कि जो अंग्रेज थे वो अपनी शासन व्यवस्था को सीमित नहीं करना चाहते थे। कॉन्सेप्ट क्लियर? मुझे लगता है कि ये चीज़ें आप में क्लियर हो जाएंगी। लेकिन बात यही थी कि एशियाई उत्पादन प्रणाली में अगर ये ब्रिटेन चाहता तो कर सकता था, अपनी सरकार को सीमित कर लेता, पूंजीवादी और व्यवस्था स्थापित कर सकता था, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन नहीं हो पाई, नहीं हो पाई। तो यही तो एक बात कहते हैं मार्क्स, मार्क्स यही कहते हैं कि एशियाई उत्पादन जो प्रणाली है, इसमें अगर आप देखोगे कि रूस है, चीन है, इसमें आप साम्यवादी व्यवस्था है, लेकिन वो एक मानव मार्क्सवादी व्यवस्था, सर्वहारा वर्ग की एक राज्य को स्थायी व्यवस्था को वहाँ स्थापित की बात है, राइट। लेकिन भारत में ऐसा तो है नहीं, जबकि चीन से लगा लगा भारत है, ओके। तो यही बात आती है कि एशियाई में जो कुछ देश हैं, एशियाई में भारत को ले सकते हैं, एशियाई में और भी देश हैं, ऐसी बात नहीं, और भी देश हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सामंतवादी व्यवस्था भारत में रही है ना। सामंतवादी व्यवस्था भारत में है, तो उस आधार पर एशियाई उत्पादन प्रणाली पर जो नियंत्रण है वो उत्पादन को लेकर के किसका है, ठीक, वो है जमींदारों का और अंग्रेजों का। इसलिए यहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था नहीं आ पाई थी। तो यही कारण उन्होंने बताया था, रीजन बताया था। इसके आधार पर और भी, जैसे पूंजीवादी उपनिवेश शासन में पूंजीवादी शासन को व्यवहारिक रूप में व्यवस्थापित करने की बात करते हैं, ठीक। मार्क्स एक बात ये भी कहते हैं कि पूंजीपति जो है उपनिवेश शासन में एक पूंजीवादी शासन व्यवहारिक रूप से स्थापित कर देगा, जो पूर्णतः एशियाई समाज में नहीं हो पाया। तो वो कहाँ कर पाया, कर ही नहीं पाए ना, वो हो ही नहीं पाए, वो कहाँ कर पाए। ये पूंजीवादी व्यवस्था है वो भारत में कहाँ है। पूंजीवादी के लक्षण तो जरूर मिलते हैं देखने को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो समाजवाद के आधार पर, पूरी पूंजीवादी व्यवस्था तो है नहीं, तो पूर्ण से वो स्थापित नहीं कर पाई। यही तो मार्क्स ने यही बात कही थी कि पूंजीपति उपनिवेश शासन में भी एक पूंजीवादी शासन को व्यवहारिक रूप से स्थापित कर देगा, लेकिन ऐसी बात हो ही नहीं पाई थी। यही तो इनकी एक आलोचना यहाँ भी देखने को मिल जाती है। दूसरी बात, अम्बेडकर ने एक बात कही है कि अम्बेडकर ने ये कहा है कि सामाजिक में असमानता का मूल जात व्यवस्था है, ठीक है। जो समाज में अगर आप असमानता देख रहे हो उसको जात व्यवस्था है, और जात एक वर्णात्मक समाज जो आधारित जो 4 वर्गों में विभाजित है। तो ये विभाजन एक प्रकार से कोई प्राकृतिक नहीं, ये कृत्रिम है, मनुष्यों की देन है, ये मनुष्य ने बनाया है। तो वैज्ञानिक सिद्धांत पर उन्होंने विचार रखे थे अपने अम्बेडकर साहब ने। तो अम्बेडकर ने यही बात तो कही थी कि जात जो व्यवस्था है वो भी एक प्रकार से देखा जाए तो लोगों की एकता को अलग करती है, और इसी वजह से हमारा यहाँ पर जो सामंतवादी व्यवस्था है, माने अभी एक व्यवस्था जो वर्णात्मक सामाजिक व्यवस्था है, वो इसी की वजह से जात व्यवस्था का कारण।
तो वो जात व्यवस्था की वजह से ही ब्रिटेन का जो हमारा जो देश है वो ब्रिटेन का उपनिवेश है, वो जात व्यवस्था को लेकर के उन्होंने माना था। जबकि राम मनोहर लोहिया ने भी बात अपनी जो बुक है उनकी व्हील ऑफ द हिस्ट्री, जो व्हील ऑफ द हिस्ट्री जो बुक है, राम मनोहर लोहिया की एक बुक है व्हील ऑफ द हिस्ट्री। इस बुक में क्या कहा है उन्होंने, बात इन्होंने ये किया है कि मार्क्स के जो भारतीय इतिहास की सही व्याख्या नहीं कर पाते हैं। यानी कि मार्क्स ने एक्चुअली में जो विचार दिया था कि उन्होंने ये बात बोली थी कि ब्रिटेन जो है वो पूंजीवाद को वो भारत में विस्थापित कर देगा। लेकिन ये बात तो हो ही नहीं पाई ना, ये कहाँ हो पाई पूंजीवादी, भारत में नहीं हो पाई। तो यही बात तो राम मनोहर लोहिया ने अपनी किताब में कही है कि जो मार्क्स चाहते थे कि जैसे पूंजीवादी भारत में ब्रिटेन का शासन है, तो ब्रिटेन अगर चाहेगा तो पूंजी व्यवस्था स्थापित कर देगा, वो व्यवहारिक रूप में कर देगा, लेकिन ऐसी बात हो ही नहीं पाई। तो यही बात है राम मनोहर लोहिया ने अपनी बुक में लिखी है कि जो मार्क्स ने जो एक भारतीय इतिहास की जो व्याख्या दी है सही नहीं दे पाए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको एशियाई उत्पादन प्रणाली के विचार एकदम क्लियर हो गए होंगे, और सर्वहारा का अधिनायकत्व भी क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद में साम्यवादी व्यवस्था को तो हमने कल आपको क्लियर कर ही दिया था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट अगर हम लास्ट पॉइंट और एक युवा मार्क्स के बारे में थोड़ा समझते हैं कि युवा मार्क्स या नव मार्क्सवादी विचार क्या है। नव मार्क्सवादी विचार, देखो नव मार्क्सवादी विचार जो है वो एक्चुअली में मार्क्सवादी विचार से थोड़ा भिन्न है। ओके, और वो कैसे है थोड़ा समझते हैं। क्योंकि जब देखा गया कि साम्यवादी व्यवस्था पूर्ण रूप से कहीं सुचारू रूप से नहीं लागू हो पा रही है, तो इन्होंने अपने विचारों को थोड़ा परिवर्तित किया। और नव मार्क्सवादी विचार तो आपने देखा होगा बहुत सारे हैं, हार्वर्ट मार्क्यूज भी उसके रहे हैं, राइट। हार्वर्ट मार्क्यूज को आप लिख सकते हो। इसके बाद हैबरमास भी हैं। ओके, और ये दो विचारक हैं, और भी हैं वैसे तो इतना ही सीख है। नव मार्क्सवादी विचारक में आप जैसे हार्वर्ट मार्क्यूज हैं, हैबरमास है, ठीक है। इन्होंने वास्तविक मार्क्स को और एक नव मार्क्स के बारे में थोड़ा इन्होंने बात कही है। और इसमें मालथ्यूजर भी हैं, थोड़ा उनका भी नाम लिख लेना। लेकिन मेन पॉइंट ये आता है कि नव मार्क्सवादी विचार में मेन पॉइंट कहाँ पे आता है कि ये नव मार्क्सवादी विचार है क्या, और मार्क्सवादी विचार क्या है। मार्क्सवादी विचार तो हमने एक बार आपको क्लियर कर दिया। नव मार्क्सवादी विचार में क्या किया था, पहले था वो नीति को मानते तो थे, आदर्शवाद को वो मानते थे, लेकिन आदर्शवाद सभी को होना चाहिए तब तो ठीक है। दूसरी बात, आर्थिक निर्धारणवाद को वो मानते थे, आर्थिक निर्धारणवाद। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन में ऐतिहासिक पद्धति, वो भी जिगजैग तरीके से। इसके बाद द्वंद्वात्मक पद्धति, जो विचार और जो नैतिकता, मानव चेतना और भौतिकता के बीच की जो एक पद्धति है, भौतिकवाद और मानवतावाद के बीच की जो पद्धति है, एक द्वंद्वात्मक पद्धति। इसके बाद उन्होंने विचार दिया था सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व, राइट, साम्यवादी व्यवस्था, एशियाई उत्पादन प्रणाली। चलिए, आशा करते हैं ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको क्लियर किया था मार्क्सवादी विचार में, वो आपको कंफर्म हो गया होगा कि मार्क्सवाद के जो प्रौढ़ मार्क्सवाद था, प्रौढ़ मतलब एक ओल्ड मार्क्सवाद जो था, उसके अंतर्गत आदर्शवाद जो है, आर्थिक निर्धारणवाद है, सामाजिक परिवर्तन ऐतिहासिक के रूप में पद्धति जिगजैग तरीके से है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और मानवतावाद के बीच विचार है। इसी में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है, अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत है, ठीक।
सभाराबर का धनायोग का तत्व है, साम्यवादी व्यवस्था है, एशियाई उत्पादन प्रणाली को लेकर है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। ये जो विचार हैं आपको हमने क्रिएट कर दिए थे, ठीक, हाल क्लियर हो गया था कि ये किस प्रकार के इनके विचार रहे हैं। जबकि नव मार्क्सवाद की अगर हम बात करें, ये तो ओल्ड मार्क्सवाद है, ये आपका प्रौढ़ मार्क्सवाद है। अब नव मार्क्सवाद की बात की जाए तो नव मार्क्स देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पूंजीवाद का पुनर्जीवन देखने को मिलता है, पूंजीवाद का पुनर्जीवित होना। ठीक, पुनर्जीवित होना एक्चुअली में क्या होता है कि नव मार्क्सवाद में सबसे बात इन्होंने कही है कि जो मनुष्य है जो मनुष्य है वो वास्तविक है, वास्तविक है, चिंतन मानव चेतना से युक्त है, मतलब उसके अंदर चेतना पाई जाती है। अगर वो चेतना है तो निश्चित रूप से इसकी बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये उसमें बात कही गई थी, लेकिन इसमें इन्होंने एक बात जोड़ी कि श्रम प्रधान, एक, और ये श्रम प्रधान है, ये मनुष्य का एक नैतिक गुण है। ये कैसा है? ये एक नैतिक वास्तविक गुण है और जिसके द्वारा ये अपने को क्या करेगा, समाज में प्रकट करेगा। और जब समाज में प्रकट करेगा तो निश्चित रूप से वो एक श्रम प्रधान और बाहरी दुनिया से जागरूक हो जाएगा। तो इन्होंने यही बात कही थी कि श्रम प्रधान जो एक प्रकार से इन्होंने माना था, नव मार्क्सवाद में श्रम को लेकर व्यवस्था की गई थी। और श्रम जो रहेगा, ये श्रम रहेगा एक्चुअली में ये देखा जाए तो कुछ कार्य पद्धति पर आधारित है, कार्य पद्धति पर आधारित है, क्योंकि ये श्रम अगर वो लोग करेंगे, यहाँ पर जो श्रम करेंगे, जो मतलब जो व्यक्ति करते हैं, श्रम करते हैं, वो एक प्रकार से क्या है, वास्तविक है और उसे मतलब कैसे हटाया जा सकता है, वो तो कार्य पद्धति श्रम प्रधान है, श्रम करना तो अनिवार्य है। और श्रम जो अगर मनुष्य करता है तो निश्चित रूप से वो विकास करेगा। तो ये जो श्रम प्रधान है, ये एक्चुअली में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक पूंजीवाद से जुड़ा हुआ रूप माना इन्होंने, क्योंकि अगर ये श्रम जो है वो उन्हीं से आधार पे चलने वाला एक श्रम है। ठीक, जो व्यवस्था पूंजीवादी है वो पूंजीवादी के एक प्रकार से श्रम प्रधान है, ये कार्य करेंगे और निश्चित रूप से उनसे थोड़ा ना थोड़ा संपर्क रखेंगे तो 100% है कि अपने को ये विकास कर लेंगे। इसका अर्थ इन्होंने ये जोड़ा कि अगर ये श्रम प्रधान है तो श्रम को अगर ये करते हैं, श्रम करते हैं, तो अगर ये श्रम में अगर कोई पूंजीवाद है अपना कुछ सहयोग करता है तो निश्चित रूप से ये विकास कर लेंगे। तो इन्होंने श्रम प्रधान को पूंजीवाद से जोड़ के इन्होंने एक अपनी पद्धति को दिया था। तो इस वजह से ये नव मार्क्सवादी विचारक है, ये कहीं ना कहीं पूंजीवाद से जुड़ा हुआ रूप है। ठीक, पूंजीवाद से जुड़ा हुआ रूप है, राइट। दूसरी बात इसमें इन्होंने देखी जाए तो मानव की विशेषता, यहाँ पर मानव की विशेषता भी की जो बात कही गई है, तो मानव की विशेषता के अंतर्गत मानव देखा जाए तो चिंतनशील प्राणी है। मानव क्या है? चिंतनशील प्राणी है। अगर वो अपने में स्वयं में जागरूक होता है तो निश्चित रूप से वो श्रम करेगा, और श्रम करेगा तो वो अपना विकास करेगा। अगर विकास करता है तो इसमें अगर कोई पूंजीवाद अपना कुछ योगदान देता है तो ये विकास कर लेगा। तो चिंतनशील प्राणी होने की वजह से मानव की विशेषता में उन्होंने श्रम प्रधान को रखा है। मानव की विशेषता के अंतर्गत आप ये चीज़ें पुट कर सकते हो और ये बाहरी दुनिया में प्रकट कर पाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से इन्होंने वर्ल्ड की जो बात की है, तो वर्ल्ड को इन्होंने प्राकृतिक वर्ल्ड है और मानव निर्मित कृत्रिम विश्व है। इनकी एक विचार आता है, इनका एक विचार आता है, वो कौन सा आता है कि प्राकृतिक वर्ल्ड और मानव निर्मित विश्व, यानी कि विश्व जो प्राकृतिक वर्ल्ड, मानव निर्मित कृत्रिम विश्व। इसका मतलब क्या है? देखो क्या होता है, प्राकृतिक वर्ल्ड का अर्थ ये है कि एक पूरा एक परिवार, एक समुदाय, एक पूरा समुदाय है, राइट। और ये जो कहीं ना कहीं इनके अंदर पाया जाने वाला जो गुण है, इनके अंदर पाए जाने वाली चिंतन है, वो प्राकृतिक है। तो जो वो कार्य करते हैं,
जो उनके अंदर क्षमता आती है कार्य करने की, वो एक चिंतनशील है और वो अपने को क्या करता है, एक दुनिया से दूसरी दुनिया को दिखाता है कि हम इस श्रम से, इस श्रम के माध्यम से इस कार्य को विकसित कर रहे हैं या इस व्यवस्था को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये उसके अंतर एक गुणधर्म विकसित हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो प्राकृतिक वर्ल्ड के अंतर्गत आएगा, राइट। और मानव निर्मित कृत्रिम विश्व है, और जो भौतिक चीजें हैं, जो देखते हो बिल्डिंगें बनी हैं, बहुत विश्व में सब कुछ है, उद्योग स्थापित हो रहे हैं, तो मानव निर्मित विश्व है। तो इन्होंने जो श्रम प्रधान है, श्रम प्रधान की जो व्यवस्था है, ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये भौतिक पर तो है, लेकिन ये जो मेहनत करते हैं इनके अंदर पाने जाने वाली जो क्षमता है, वो क्षमता क्या है, वो एक प्राकृतिक प्राकृतिक वर्ल्ड के अंतर्गत इन्होंने मनुष्य को श्रम प्रधान से जोड़ा कि हर मनुष्य श्रम प्रधान करता है, मनुष्य कार्य करता है, तो निश्चित ही वो एक प्राकृतिक है, निश्चित ही उसके अंदर जो क्षमता है कार्य करने की, गुणवत्ता है, वो एक प्राकृतिक है। लेकिन वो उन चीज़ों को फॉलो करते हुए, प्राकृतिक वर्ल्ड को फॉलो करते हुए, वो अपने को विकास करता है, उद्योग स्थापित करता है, आगे विकास करता है, अर्थव्यवस्था को वृद्धि करता है। वो मानव निर्मित कृत्रिम विश्व है। अब मुझे लगता है आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इन्होंने देखो, मार्क्स ने प्राकृतिक बल और मानव निर्मित कृत्रिम विश्व को किस लिए माना, क्योंकि मनुष्य तो वर्ग चेतना पर है और पशु से मनुष्य भिन्न है। ये बात सही, पशु से मनुष्य भिन्न है, क्योंकि पशुओं के अंदर क्षमता तो है, वो भी क्षमता है, अपना कार्य करते हैं, सब कुछ एक इधर से जाते इधर से, लेकिन वो कोई चीज़ निर्माण नहीं कर पाते, वो कोई चीज़ को विकास नहीं कर पाते। रीजन के अपने अपने शरीर का तो विकास कर लेंगे, और शरीर का विकास करना एक प्राकृतिक है, लेकिन वो मानव मतलब उनके अंदर वो चीज़ पाई जाती है कि स्वयं का भोजन कैसे प्राप्त करें, वो तो उनके अंतर्गत प्राकृतिक है, लेकिन वो चीज़ आगे कैसी दुनिया बनाना है, क्या करना है, वो ये चीज़ के लिए वो अचेतन है, वो इसमें चेतना का गुण नहीं पाया जाता। इसलिए मनुष्य जो है वो पशु से भिन्न है। और कई कई जो सिद्धांत रहे हैं उनके आधार पर तो विवेक को ले लेते हैं, वो भी सही है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि मनुष्य जो है आर्थिक क्षमता के लिए अपना श्रम कर रहा है, जो मानव के स्वभाव के लिए प्रतिकूल। अब देखना, मानव स्वभाव के लिए प्रतिकूल क्यों है। देखो, मनुष्य तो विकास कर रहा है, मनुष्य जो है वो विकास तो कर रहा है, ठीक, लेकिन मानव के स्वभाव के लिए प्रतिकूल क्यों है। मानव स्वभाव के प्रतिकूल है। मनुष्य की क्षमता, जो आर्थिक क्षमता है, वो एक प्रकार की देखी जाए तो आवश्यकताएं होती हैं सभी की अपने कार्य करने की, सभी की अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, वो आवश्यकता के अनुसार कार्य करता है, ठीक। लेकिन क्या होता है कि अगर वो श्रम प्रधान आर्थिक क्षमता के आधार पर कर रहा है, अपने को मजबूत कर रहा है और विकास कर रहा है, तो ये एक प्रकार से स्वभाव के लिए इसकी प्रतिकूल साबित है। वो कैसे है, क्योंकि इस प्रतिकूल का यहाँ अर्थ ये हुआ कि मनुष्य कार्य करने की क्षमता को विकास तो कर रहा है, लेकिन उसके अंदर एक मजबूती तो आ रही है, विकास कर रहा है, लेकिन लेकिन वो अपने को विकास कर रहा है, लेकिन दूसरे की तुलना में वो अपने को कितना विकास कर रहा है, वो एक स्वभाव उसका प्रतिकूल है। थोड़ा समझना, जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ पर है, कोई एक व्यक्ति यहाँ पर, अगर ये दोनों मेहनत कर रहे हैं, एक समान अवधारणा मेहनत कर रहे हैं, तो इसकी आवश्यकता अलग है, इसकी आवश्यकता अलग है, राइट। अगर अगर वो ये चीज़ है, अगर कुछ इसकी आवश्यकता अलग है, अगर ये कुछ चीज़ में समृद्धि क्षेत्रों में काम कर रहा है, लेकिन ये इतना समृद्धि वाले क्षेत्रों में काम नहीं कर पा रहा है, ठीक, तो मेहनत तो ये भी उतना ही कर रहा है, ये भी उतना ही कर रहा है, लेकिन इसका क्षेत्र जो है वो थोड़ा अलग है और इसका क्षेत्र थोड़ा अलग है, राइट। तो मेहनत दोनों बराबर है, तो ये क्या है, ये विकास ज़्यादा कर लेगा, ये कम कर लेगा, तो राइट ये आता है कि इनके अंतर्गत विकास करने की जो पद्धति है उसमें थोड़ा देखोगे अंतर देखने को मिल जाएगा। और ये जो अंतर है एक्चुअली में ये क्या है, पर इसके पर किसी न किसी समय प्रतिकूल प्रभाव डालने लगेगा, और प्रतिकूल प्रभाव जो डालेगा तो इसके लिए स्वाभाविक नहीं होगा। तो इसलिए यह जो है आर्थिक क्षमता के आधार पर उन्होंने बात कही है कि स्वभाव जो है वो इसके प्रतिकूल। रीजन क्यों, आर्थिक क्षमता एक प्रकार के मनुष्य के विकास के लिए ठीक है, लेकिन वहाँ का क्षेत्र विशेष पे ये निर्भर करती है कि वहाँ की व्यवस्था, जो लोग काम कर रहे हैं किन क्षेत्रों का, उसके आधार पर इसमें विषमता अंतर देखने को मिलेगा। तो जो आगे समृद्धि कर रहा है व्यक्ति और जो एक प्रगति की मतलब चल रहा है, नीचे से विकास करने की अवस्था में चल रहा है,
तो वो एक समृद्ध व्यक्ति इस पर क्या करेगा, हावी होगा। तो ये जो इसका जो मनुष्य की आर्थिक क्षमता है, इसका प्रतिकूल देखने को मिल जाएगा और वो इसके अधीन काम करने लगेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं इसका एक नेगेटिव पॉइंट आता है। तो ये मनुष्य की आर्थिक क्षमता की एक प्रभाव प्रतिकूल हो सकता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि उन्होंने 9 मार्च के बाद में ये विचार किस प्रकार के रखे थे। और भी बातें कही इन्होंने, जैसे व्यक्तियों प्रशासन की चेतना का भी विकास हो रहा है, राइट, और इसलिए वह कार्य करने के लिए विवश है, क्योंकि प्रशासन की चेतना। आप देखते हो कि पूंजीवादी व्यवस्था है या कोई व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, उस व्यवस्था में जो लोग काम करते हैं तो 100% है कि उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं जागरूक होते जा रहे हैं। क्या वहाँ पर जो लोग हैं वो प्रशासन को जानना चाह रहे हैं? भारत की बात कर लो तो भारत ही में लोग हैं प्रशासन को जानना चाहते हैं कि प्रशासन कैसे कार्य करता है, कैसे मतलब अपनी विकास की राह को कैसे बढ़ाता है या देश की व्यवस्थाओं कैसे संचालित करता है, कि पीछे कौन से ऐसे ऐसे रूल्स हैं या कौन से ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो ऑपरेट करती हैं या नियमित करती हैं, संस्थाओं के माध्यम से कैसे रेगुलेट होती हैं। तो ये व्यवस्थाएं जो हैं इनको प्रतिपादित करने वाली एक प्रशासन व्यवस्था है। इसके प्रति जो मनुष्य है वो चिंतनशील है, वो जागरूक हो रहा है, वो उसको जानने का प्रयास कर रहा है। अगर वो ठीक लगता है तो सहायक है, अगर ठीक नहीं लगता है तो वो अराजकता फैलाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दी हैं कि जो व्यक्ति है वो प्रशासन का चेतना का विकास कर हो रहा है, इसलिए वह कार्य करने के लिए विवश है और व्यवस्था के अभाव में ही स्वतंत्रता है। उन्होंने एक बात ये भी कही, तो इसका अर्थ क्या है बे? थोड़ा आप समझ सकते हो इसमें। दूसरी बात ये आती है कि पूंजीवादी आर्थिक ने व्यक्ति को उत्पादन से, समाज से, उत्पादन, पर्यावरण और ये संप्रभुता उससे अलग हो गए हैं। यानी पूंजीवादी आर्थिक इन पूंजीवादी व्यवस्था है जो व्यक्ति के उत्पादन, यानी कि व्यक्ति उत्पादन है वो समाज से उत्पादन, व्यक्ति का उत्पादन है वो समाज का उत्पादन है, और समाज के उत्पादन से ये पर्यावरण है, संप्रभुता है, ये खुद से अलग हो गए हैं। राइट, ये चीज़ें आप समझ सकते हो, ये विचार इन्होंने ये भी दिया है। तो यही इनकी वजह से जब ये व्यवस्थाएं निरंतर चलती रहती हैं, ये व्यवस्थाएं होती हैं, तो एक प्रकार से जैसे मैंने ये बोला, तो इसकी वजह से क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं पूंजीवादी व्यवस्था से अपना एक व्यवहार करने लगते हैं, संलग्न हो जाते हैं, व्यवस्था को स्थापित करने लगते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर देखा जाए तो पूंजीवाद का विरोध देखने को नहीं मिलता है यहाँ पर। एक यहाँ पर ये कहते हैं कि श्रम प्रधान व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से पूंजीवादी के मतलब कि एक प्रकार से उससे लगाव हो जाता है, और वो लगाव जब हो जाएगा तो अपने को विकास वो भी करने लगेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शोषण तो होता ही है। ठीक, और वो जिस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे वो तो हो नहीं पा रही थी। ठीक है, उसके लिए भी तो पार्टी चाहिए थी, लेनिन ने जो बात कही थी। तभी तो व्यक्ति जो है वस्तु की भांति काम कर रहा है ना, क्योंकि व्यक्ति का कहीं ना कहीं लगाव या पूंजीवाद से है, और पूंजीवादी उसे कुछ छड़ दे देता है, यानी कुछ उसको भी मूल्य दे देता है। यानी कि अगर वो कोई 100 रुपये अगर कमाता है तब वो 10 रुपये इसको भी दे देगा, तो इसका तो पेट भरेगा कि नहीं, तो वो इसका लगाव किससे रहेगा, तो वो इसके अंडर में काम करेगा, तो निश्चित रूप से ये एक वस्तु की भांति काम करेगा। तो ये व्यक्ति जो है वो वस्तु की भांति काम करेगा। तो यहाँ पर जो है इन्होंने ये भी बात स्पष्ट की है कि मनुष्य जो है जब वो पूंजीवाद से उसका लगाव हो जाता है तो एक रूप से वो एक वस्तु की भांति कार्य करने लगता है। और वस्तु भांति क्यों करता है? वो उसकी आवश्यकताएं हैं, और आवश्यकता ही क्या है? आवश्यकता ही क्या है? एक आविष्कार की जननी होती है। उसकी आवश्यकता ही तो आविष्कार कराती है। अगर आवश्यकता नहीं है तो क्यों आविष्कार कर लेगा मनुष्य, क्यों दिमाग लगाएगा? मनुष्य निरंतर आगे प्रगति कर रहा है, तकनीकें बना रहा है, वो तकनीकें बनाने के पीछे क्या है? कुछ आवश्यकताएं हैं और कुछ नई रिसर्च है। और नई रिसर्च जो होते हैं मनुष्य को अलग अलग कई तकनीकों को खोज करने में, उनकी जागरूकता करने में, या संसाधनों को विकसित करने में, राइट, नई नई आयामों को उद्धरण करने में, ठीक है, डेवलप करने में रुचि भी है, इंटरेस्ट भी है। तो इंटरेस्ट को भी ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, मनुष्य को जब नई नई रिसर्च करता है तो वो इंटरेस्टेड होता है ना। अगर कोई चीज़ के प्रति वो इंटरेस्टेड ही नहीं है तो वो विकास कर ही नहीं पाएगा, नहीं रिसर्च कर ही नहीं पाएगा। तो इंटरेस्टेड मेन फैक्ट पॉइंट होता है ऑफ द सक्सेस इन टू लाइफ, राइट। तो ये कंपोनेंट आप फैक्ट समझ सकते हो। बात अब यहाँ आ जाती है कि ये जो मनुष्य है, ठीक है, ये भी क्या कर रहा है? ये कोई नई रिसर्च थोड़ी ना कर रहा है, ये एक्चुअली में क्या है, वो इसके अधीन ही काम कर रहा है, और ये इतना शिक्षित नहीं है। और ये व्यक्ति शिक्षित हो सकता है, शिक्षित नहीं है तो ये इसके अधीन काम कर रहा है, तो ये श्रम प्रधान है। और श्रम प्रधान व्यक्ति जो है वो वस्तु की भांति काम करने लगता है। तो ये 9 मार्च के बाद में विचार आता है।
इसलिए व्यक्ति जो है वो स्वयं से भी पराया लगने लगता है। क्यों? वो किसी का अधीन काम करता है ना, तो स्वयं से पराया लगने लगता है। तो इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ों को खंडित नहीं किया है, उन्होंने ये विचार रखे हैं नववासवाद में कि ये जो चीज़ें हैं ये किस प्रकार के वर्तमान में इसकी स्थिति चल रही है, और ये आज ये संपूर्ण दुनिया में एक प्रकार से देखने को मिलती है, पूंजीवाद में ही नहीं देखने को मिलती है। ये अधीनता तो सभी जगह में देखने, सभी जो भी विचारधाराएं या जो भी वहाँ की व्यवस्थाएं हैं देशों की, उसमें सभी में देखने को मिल जाती है। इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो नवमार्क्सवादी विचारक है ये मानवतावादी विचारक है, मानव की विशेषता को प्रोत्साहित करता है। क्यों? व्यक्ति की प्रधानता, श्रम की प्रधानता, और व्यक्ति को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, कि व्यक्ति उस प्रकार से कैसे पराया हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, मानव विशेषता को ही तो बताया है। तो ये जो नवमार्क्सवादी विचार है ये एक एक्चुअली में किससे संबंधित है? मानवतावाद से संबंधित, मानवतावादी विचार से संबंधित है। आप ये नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ चिंतन पद्धति को महत्व देते हैं। ठीक। तो नव मार्क्सवादी जो कहते क्या हैं, थोड़ा आप ये चीज़ें लिखो। नव मार्क्सवादी जो विचारक हैं, जैसे हर्बर्ट मार्क्यूज हैं, हैबरमास हैं, इन्होंने ये कहा है कि युवा मार्क्स को ही वास्तविक मार्क्स मानते हैं। ये जो नव मार्क्सवादी विचारक हैं, जैसे हर्बर्ट मार्क्यूज, हर्बर्ट, और एक हैं हैबरमास, ये जो विचार हैं ये एक्चुअली में नव मार्क्सवादी विचारक हैं। ये नव मार्क्सवाद को क्या मानते हैं? वास्तविक, वास्तविक मार्क्स मानते हैं। जबकि जबकि जो माल्थ्यूजर है ना, माल्थ्यूजर, ये एक्चुअली में प्रोण, जो प्रोण मार्क्स है, जो प्रोण मार्क्स हमने अभी साइड आपको नोट डाउन पूरा कराया था, वो प्रोण मार्क्स है, उसको ही क्या मानते हैं? वास्तविक। मतलब ये उसके अपोजिट है, और ये बात सही है। नव मार्क्सवादी जो हार्वर्ड मार्क्यूज हैबरमास है, ये जो मानव विशेषता पर आधारित जो नव मार्क्स है, इसको ये समर्थन करते हैं कि हार्वर्ड मार्क्यूज हैबरमास की नव मार्क्स वास्तविक मार्क्सवाद ये है। ये कहते हैं कि प्रोण मार्क्स ही वास्तविक मार्क्स, क्योंकि वहाँ साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे। ठीक। क्योंकि अगर बात देखी जाए तो इन दोनों में एक गुणात्मक अंतर देखने को मिलता है। गुणात्मक अंतर क्यों देखने को मिलता है, थोड़ा समझते हैं। वो विचार जो था, वो मैंने आपको बताया था, प्रोणवाद, वो एक भौतिकतावादी वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित था, उसमें मानव चेतना देखने को मिलती है, भौतिकतावादी भी आधारित था। लेकिन ये जो विचार आता है नौ मार्क्स, ये पूर्णतः मानववादी विचारक है, मानवतावादी विचारक है। जो इसमें मानव की विशेषता हुई को ही प्रासंगिक किया गया है, चिंतन को, वहाँ पर उसकी लगाव को मानवता की, और साथ ही साथ जो व्यक्ति की श्रम प्रधानता है उसको। तो यहाँ पर ये मानवतावादी पूर्णता चिंतन है। तो इनके बीच अंतर क्या है? गुणात्मक। गुणात्मक अंतर का मतलब ये है कि मनुष्य जो है, इन्होंने इस चीज़ को देखा जाए, इसकी जो आर्थिक क्षमता है वो एक प्राकृतिक मानी है, प्राकृतिक है। निश्चित रूप से बाहरी जो आवरण दिखता है भौतिक है। तो इसके बीच में जो अंतर है वो गुणात्मक अंतर है, राइट। तो इसलिए इसमें थोड़ा आप ये अंतर देख सकते हैं। और ये जो नव मार्क्सवादी है, ये आप सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था, इसके बाद ये लोकप्रिय हो गया था। इसका जब विघटन हुआ 1991 में, तो 1990-91 में जब इसका विघटन हुआ, तो 100% जो नव मार्क्स था यही पूर्णतः फिर वहाँ रूस में और चीन में विस्थापित हुआ है। रूस में, जहाँ तक सबसे ज़्यादा रूस में। यहाँ पर तो पहले से ही साम्यवादी व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ पर सर्वाधिकारवादी व्यवस्था को आप देख सकते हैं। एक वैसे यहाँ भी है, रूस में भी है वही चीज़, लेकिन अब तो मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं सभी जगह हो गई हैं। चलिए, तो MC इंग्लैंड ने भी यही बात कही है कि नव मार्क्सवादी और प्रोण मार्क्सवादी एक दूसरे के पूरक हैं। क्यों पूरक? क्यों हैं कि जो मैंने प्रोण वाली अर्थव्यवस्था प्रोण वाली जो मैंने एक मार्क्स बताया था, उसमें मानव चिंतन को भी लिया गया था, भौतिक को लिया, इसमें मानव चिंतन पूरा लिया। तो इसलिए जो MC इंग्लैंड है, उन्होंने यही कहा कि नव मार्क्सवाद और प्रोण मार्क्सवाद दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि नव मार्क्स पूंजीवादी विसंगतियों को पुनर्जीवित करता है, राइट। जो नौ मार्क्स है वो एक है श्रम प्रधान, किसके अधीन काम करने की बात करते हैं? वो करते हैं पूंजीवाद के अधीन, राइट। तो
ये जो नव मार्क्सवादी है, मानव चिंतन वाला, मानव विशेषता वाला, ये कहीं ना कहीं किससे नव मार्क्सवाद से निर्भर है। और जबकि पूंजीवादी विसंगतियों को कौन अर्जित मतलब पुनर्जीवित करता है, नव मार्क्स करता है, राइट। जबकि प्रोण मार्क्स है वो पूंजीवादी व्यवस्था को विनाश करने की बात करता है और उसे समाप्त करने की बात करता है, साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित करने की बात करता है। तो इसलिए ये एमसी जो इंग्लैंड थे, इन्होंने यही बात कही कि नव मार्क्सवाद और प्रोण मार्क्सवाद ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नव मार्क्सवाद हाँ पूंजीवाद को क्या करता है, पुनर्जीवित करता है, जबकि प्रोणवाद ये पूंजीवाद को समाप्त करने की बात। चलिए, तो इस आधार पर आप समझ सकते हो कि इनके बीच में क्या आलोचनाएं, क्या क्या आप हुई हैं जो विचारक उन्होंने दिए हैं। तो आशा करता हूं कि मार्क्सवादी जो विचार है वो आपको कंप्लीट हो गया। उसके अंतर्गत मैंने सब कुछ आपको क्लियर कर दिया कि नव मार्क्सवादी कैसे विचारक थे और प्रोण मार्क्सवाद कैसा विचारधारा थे। इन दोनों में अंतर क्या है वही आपको मैंने स्पष्ट कर दिया है। वो भौतिक चिंतन दोनों पे था, ये चिंतन पे ही आधारित है, मानवतावादी विशेषताओं पे ही आधारित है। उसमें पूंजीवाद को खंडित करते हैं और इसमें पूंजीवाद को खंडित नहीं करते हैं, उसको अधीन में संप्रधान को बात करते हैं, क्योंकि वो उसके अधीन रहेंगे तो अपने को विकास कर लेंगे, राइट। अगर आप वो इसलिए दिया था क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था को जब उन्होंने देखा कि नहीं स्थापित हो रही, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, उन्होंने रूसीवादी व्यवस्था देख ली, उन्होंने फ्रांसीसी देख ली। फ्रांसीसी व्यवस्था में सब कुछ होने के बावजूद भी वहाँ पूंजीवाद है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे वो एक्चुअली में जो पूंजीवादी हैं वो कुछ ना कुछ उनको दे देते हैं कि लो तुम भी ले लो कुछ, ठीक है, उनका शोषण भी कर रहे हैं, उनको साथ में कुछ देते भी जा रहे हैं। तो इनका मतलब वो है कि वो नीचे लोगों का भी विकास कर रहे हैं, तो इसलिए पूंजीवाद का खात्मा हो ही नहीं पा रहा है। तो ये जो व्यवस्था आई है यही तो नव मार्क्सवादी विचार है, जो अब फ्रांस में देखने को मिलते हैं, जो रूस में देखने को मिल जाती है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी, नव मार्क्सवादी विचार किस प्रकार के थे, उन्होंने किस प्रकार की अवधारणाओं को स्पष्ट किया। चलिए।